दोस्तों नमस्कार। आज रजिस्ट्रेशन एक्ट की चौथी क्लास हो रही है हमारी, है ना। तो रजिस्ट्रेशन में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 तक हमने पूरा कवर कर लिया है। कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी हैं, कौन से ऑप्शनल हैं, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हमने पूरे डॉक्यूमेंट का नॉलेज तो ले लिया कि नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, और पूरी डेफिनेशन क्लॉज भी देख ली है। रजिस्ट्रीकरण के लिए अथॉरिटी कौन कौन सी होती है, रजिस्ट्रार होते हैं, सब रजिस्ट्रार होते हैं, आईजीआर रजिस्ट्रेशन के लिए होते हैं। कोई ऐसा ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाता है राज्य सरकार द्वारा जो इंस्पेक्शन करने के लिए होता है, या उसको कोई अलग ड्यूटी दी जाती है ना, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सब चीज़ें तो हमने क्या कर ली हैं, कवर कर ली। आज हमें टाइम और प्लेस देखना है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक तो टाइम देखना पड़ेगा, और आपको एक तो क्या देखना पड़ेगा, प्लेस देखना पड़ेगा। ठीक है, टाइम भी देखना है और साथ साथ प्लेस देखना है। ठीक है, अब आपके टाइम के बारे में जो बात करता है वो बात करता है आपका चैप्टर 4 बात करता है, और प्लेस के बारे में जो आपका बात करता है वो चैप्टर कौन बात करता है, 5 बात करता है। इसमें हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, इसमें हमें 23 से लेके 27 तक का कवर करना है, और उसमें 28 से लेके 31 तक का कवर करना है। अगर दोनों का देखा जाए तो दोनों में बराबर बराबर है, और एक छोटा सा बिल्कुल चैप्टर है ये दोनों, और दोनों की लैंग्वेज को अकेला सिर्फ कमांड बना लो कि इसमें से प्री आखिर आपका निकल क्या सकता है। चलिए सीधे सीधे अपन सीधा ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए 23 खोल लीजिए आप लोग डायरेक्ट लैंग्वेज पे कमांड बनाने के लिए, क्योंकि एक एक चीज आपको आनी चाहिए, है ना। 23 सबसे पहले आप बताइए कि ये किस प्रॉपर्टी पे लागू होता है ना, किस प्रॉपर्टी पे लागू होता है। क्योंकि इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट उपस्थापित करने के लिए समन, मतलब टाइम फॉर प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में। तो 23 जो आपका बात करता है वो प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। तो आप बताइए डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है, वो वाला। तो डॉक्यूमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये कैसा होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है, मूवेबल पे नहीं होता है। पहली चीज आप याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज आप इसमें ये याद रखना कि ये बिल पर अप्लाई नहीं होता टाइम माइम, बिल के लिए अनलिमिटेड टाइम है। ठीक है, अब पढ़ेंगे सेक्शन 23, तो आपको क्लियर समझ में आ जाने वाला है। क्या लिखा, डॉक्यूमेंट जब भी आपको रजिस्टर कराना है और रजिस्ट्रीकरण के लिए आप जाओगे तो विद इन 4 मंथ के भीतर भीतर आपको रजिस्टर कराने जाना, यही लिखा है। आप इसका मीनिंग पे जाइए। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कंटेंट सेक्शन 24, 25, 29, नो डॉक्यूमेंट अदर देन विल, लिखा है नो डॉक्यूमेंट अदर देन विल के अलावा। ठीक है, तो शैल बी एक्सेप्टेड रजिस्ट्रेशन अनलेस द प्रेजेंटेड पर्पस ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, और प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, या तो आपका सब रजिस्ट्रार या तो खुद स्वयं रजिस्ट्रार। और सब रजिस्ट्रार अगर उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए क्या नहीं होता है, एलिजिबल नहीं होता है, मतलब नहीं कर पाता है, तभी वो रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा या आगे अग्रसित कर देगा यदि रजिस्ट्रार मैंडेटरी है। मतलब उचित आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर होना चाहिए, है ना। तो ऑफिसर के समक्ष समुचित ऑफिसर लिखा है, अंडरलाइन कर लेना, प्रॉपर ऑफिसर, है ना। परंतु डिक्री या आदेश की प्रति, डिक्री या आदेश किए जाने से 4 माह के अंदर अंदर यदि वहां अपीलनीय है तो वहां अपने अंतिम होने की तारीख से 4 माह के भीतर भीतर, क्या समझा हमने, ये समझा, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या समझा कि आप एक काम करिए, पहली चीज तो 4 महीने के भीतर भीतर आइए। अगर आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना है, अगर आपको कराना है तो अदर देन विल के अलावा, है ना, अगर आपको रजिस्टर कराना है तो आप 4 महीने के भीतर भीतर आइए। क्लियर है कि नहीं है, 4 महीने के भीतर भीतर। और यदि कोई सूट पेंडिंग पे है उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, यदि कोई अपील पेंडिंग पे है उस डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो जिस दिन जजमेंट आया है, जिस दिन उस अपील का फाइनल हुआ है या कोई डिक्री आई है, तो उस दिन से, उस तारीख से 4 महीने के भीतर, मतलब अंतिम तारीख से, अपील की समाप्ति की अंतिम तारीख से 4 महीने के भीतर भीतर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेजेंट करना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट। अदर देन विल है, ये याद रखना बस, बिल के लिए नहीं, बाकी सभी डॉक्यूमेंट के लिए। और 23 एप्लीकेबल होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर, ये आपके प्री का क्वेश्चन है इसलिए बता दिया। चलिए 24
24 के बारे में बात करते हैं। 24 अकेला आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। 24 ये लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप उसकी लैंग्वेज देखोगे बहुत सारे लोग हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, सेवरल पर्सन डिफरेंट टाइम, तब आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए समय, ये बोला 24। ठीक है, 23 ये बाद में पढ़ेंगे, 23 ये अभी बताता हूँ, पहले 24 पढ़ते हैं। 24 बोल रहा है सेवरल पर्सन है और डिफरेंट क्या है, टाइम है भैया। सेवरल पर्सन है, डिफरेंट टाइम है, तब उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तब उस कंडीशन में ये बोल रहे हैं, तब अगर सेवरल पर्सन है और डिफरेंट टाइम है लेकिन डॉक्यूमेंट तो एक ही है ना, डॉक्यूमेंट एक ही है और उसको आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे रजिस्ट्रेशन कराना है या रजिस्ट्रेशन कराना है, तो भैया आपको 4 महीने के भीतर ही आना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है कि आप कितने भी पर्सन हो। ठीक है, अब पढ़ो इसकी हेडिंग क्या लिखा है। आप 24 पढ़िए। जहां किसी दस्तावेज को विभिन्न समयों पर निष्पादित करने वाले कई व्यक्ति हैं, कोई बोलेगा भैया मार्च की एंडिंग में करेंगे, कोई बोलेगा फरवरी की एंडिंग में करेंगे, तो अब ऐसी हर एक निष्पादन की तारीख से 4 माह के भीतर रजिस्ट्रीकरण और पुनः रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए उपस्थापित करना है। मतलब आपको विभिन्न विभिन्न टाइम पे भी अगर रजिस्ट्रीकरण कराना है इस डॉक्यूमेंट का, तब भी आप क्या करा पाओगे, 4 महीने के भीतर ही भीतर आओगे। या आपको सबको एक साथ रजिस्टर कराना है, तब भी आप क्या आओगे, 4 महीने के भीतर। किसी भी कंडीशन में अगर देख लिया जाए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आ रहे हो, तो रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए 4 महीने चाहिए, री रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए भी कितना महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए। यही सिर्फ आपका 24 बात करता है। 25 पे आ जाइए। 25 किसके बारे में बात कर रहा है, 25 नहीं, अब 23A बोलता है कुछ दस्तावेज का पुनः रजिस्ट्रीकरण क्यों कराते हैं अपन, री रजिस्ट्रीकरण क्यों कराते हैं, क्यों क्यों क्यों। री रजिस्ट्रीकरण का एक ही है, आप इतना सारा मत पढ़िए, उसमें से एक ही चीज है, यदि कोई एरर है, यदि कोई मिस्टेक है, तो उसको भी अगर री रजिस्ट्रीकरण कराना है तो कितने महीने के भीतर भीतर कराना पड़ेगा, 4 महीने के भीतर भीतर करेक्ट कराने के लिए 4 महीने के भीतर भीतर। मगर अगर 23A में कोई रजिस्ट्रीकरण डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई एरर है, कोई मिस्टेक हो गई है रजिस्ट्रार ऑफ रजिस्ट्रार से या आपके, है ना, तब आपको विद इन 4 मंथ में क्या कराना है, करेक्ट कराना है। और इसका जो इफेक्ट रहेगा इस रजिस्ट्रेशन का, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा। ये आपका बनता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रहेगा। अब इसको, है ना, ठीक है, अभी आगे की बात करते हैं। अभी मैं बोल रहा था कि चैप्टर 5 के साथ प्लेस भी चेक करते जाइएगा। देखो 25 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, मतलब डिले माफी है भैया, डिले की माफी। अब डिले की माफी क्यों है, पढ़िएगा। जिस दशा में उपस्थापित करने के लिए विलंब अपरिवर्जनीय है, उस दशा में उपबंध डिले। क्या बोल रहा है, पहली चीज तो क्या है, आवेदन जो इसमें कर रहे हैं किसके लिए, सब रजिस्ट्रार के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो इसका सबसेक्शन 2 इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो सबसेक्शन 2 इम्पोर्टेंट है कि जो आवेदन कर रहे हो आप एप्लीकेशन डिले की, कि डिले हो गए हैं सर, ठीक है, वो किसको कर रहे हो, सब रजिस्ट्रार को कर रहे हो। और सब रजिस्ट्रार किसको भेजता है, फिर रजिस्ट्रार को भेजता है। ये इसमें IMP है थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी तो आपका सेम ही है कि भैया क्या कर रहे हो, आप हो गए हो डिले, 4 महीने का टाइम था, और डिले किस चीज़ के कारण हुए हो, या तो आपको कोई नेसेसरी काम था, या तो कोई दुर्घटना हो गई थी, इंसिडेंट वगैरह हो गया था, ठीक है। इस महीने के इस कारण से आप 4 महीने में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नहीं आए, तो उनने बोला ठीक है हम एक्सटेंड कर देंगे। किसने बोला, सब रजिस्ट्रार ने। क्या कर देंगे, हम एक्सटेंड कर देंगे टाइम पीरियड। और कितना कर देंगे वापस से, 4 महीने करेंगे। लेकिन आप इसके बाद भी नहीं आते, इसके बाद तो भैया रजिस्टर कराना पड़ेगा ना आपको, लेकिन आप इसके बाद भी नहीं आते, तब क्या है भैया, तो फिर रजिस्ट्रीकरण फीस जो आपकी है उसका एक काम करिए, आप 10 टाइम लाइए। कितना टाइम, 10 टाइम। जैसे 50,000 का रजिस्ट्रेशन है तो उसका 10 टाइम कर लो, समझ रहे बात को। तो 10 गुना लगेगा जुर्माना। कितना लगेगा जुर्माना, 10 गुना। ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से सिर्फ अकेला आपको यही पढ़ना है,
26 पे आ जाइए। 26 भारत के बाहर निष्पादित डॉक्यूमेंट के संबंध में क्या करता है, बात करता है कि 26 सीधा बोल रहा है कि जो एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट है भारत के बाहर है, अब उसको रजिस्टर कराना है कहाँ, भारत में। क्लियर बात है। मतलब इस डॉक्यूमेंट का जो राइट क्रिएट होता है वो कैसा होता है, इंडिया में। जैसे ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर के माध्यम से, इंडियन में ट्रांसफर के माध्यम से क्या होता है, क्रिएट होता है। तब क्या करेंगे, तो बोलेंगे भैया, और एग्जीक्यूशन क्या, एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट होता है जिसपे सील साइन होती है ना, साइन होता है, अटेस्टेड रहते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट। ठीक है, टीपीए की सेक्शन 3 आप पढ़ के देख लेना। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जिस दिन वह व्यक्ति, जिस दिन वह व्यक्ति भारत में आएगा उस दिन से 4 महीने काउंट कर लेना, आपको रजिस्ट्रीकरण के लिए पेश कराना पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। जिस दिन से भारत में आएगा उस दिन से 4 महीने के भीतर भीतर। क्लियर हुआ। मतलब सिंपल लैंग्वेज है, इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और आपका प्री भी यहीं से बनने वाला है। ठीक है, चलिए 27 बात करता है बिल को किसी भी समय उपस्थापित करने का निश्चित किया गया। मतलब 27 आपका अगर देखा जाए तो अदर देन आप रिलेट कर सकते हो कहाँ से, 23 से, जो कि अदर देन बिल के बारे में बात कर रहा था डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, वही वाली बात इसमें है। ठीक है, तो बिल के लिए कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, 27 से इतना बोलता है। अब चैप्टर 5, मतलब अगर कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन क्या निकला, 24 का 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, 27 का उल्टा कर लो। ये बिल है, बिल के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं चाहिए। ये है, ये भारत के बाहर है, जैसे ही भारत में आएगा कितना महीने चाहिए आपको, 4 मंथ चाहिए, भारत के बाहर, आउटसाइड इंडिया, ऐसा याद रख लेना, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, 25 क्या है, 25 ये बोल रहा है आपका कि भैया डिले, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले से याद रख लो इसको, डिले वाला। डिले के बाद 4 महीने मिले, 4 महीने के बाद नहीं आ रहे हो तो फिर 10 गुना लग जाएगा किसका, रजिस्ट्रेशन फीस का। ये वाली बात अब याद रख लेना। 24 क्या बात करता है, 24 आपका बोल रहा है सेवरल पर्सन है और डिफरेंट टाइम है और रजिस्ट्रेशन कराना है तो कितने महीने के भीतर कराओगे, 4 महीने के भीतर कराओगे। 23 आपका क्या बोल रहा है, जो अदर देन वेल है, जैसे कि अदर देन वेल है उसका अगर रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है, तब आप कितने महीने में कराओगे, 4 महीने में कराओगे। ये वाली बात वो बोलता है। क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये आपको देखना है सब रजिस्टर वाला एक ही पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके 25 में, बस कि जो 25 में आप जो एप्लीकेशन लगाओगे वो सब रजिस्ट्रार को लगाओगे और फिर रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट कर देगा, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हो सकता है पूछ ले, है ना। चलिए अब चैप्टर 5 के बारे में बात करते हैं कि चैप्टर 5 आखिर बोलता क्या है। प्लेस, ये डॉक्यूमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको प्लेस के विषय में बताना है, तो प्लेस के विषय में भी कुछ नहीं है। 28 बता दो फटाफट, 29 फटाफट कर देंगे, 30 फटाफट कर देंगे और 31 फटाफट कर देंगे। ठीक है, तो 28 अगर आप पढ़ो तो 28 में क्या लिखा है, 28 में सीधा सीधा लिखा है अगर लैंड से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले बात रजिस्ट्रीकरण कहाँ होगा, जहां वह लैंड है, पहली चीज सिचुएटेड, वेयर लैंड सिचुएटेड, जहां वह लैंड है, पहली चीज। क्लियर, मतलब और लैंड कौन, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी लागू होगा ये, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर, इतना तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो ही गया उसको पढ़ने पे। ठीक है, तो मतलब जहां वह लैंड सिचुएटेड है वहां, तब इसमें जो वर्ड है वो बोला है सब डिस्ट्रिक्ट, तो सब डिस्ट्रिक्ट में अगर लैंड है तो रजिस्ट्रार कौन करेगा इसको, रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार के पास आपको क्या लगाना पड़ेगा, रजिस्ट्रीकरण के लिए पेश करना पड़ेगा, उपस्थापित करना पड़ेगा। बस ये वाली इसमें बात बोली गई है। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, तो एग्जांपल के तौर पे देखा जाए 17 का 1, 17 का 2, 17 का 3 हो गया, 18 का ए, 18 का सी, है ना, ये वाले। क्लियर, 29 पे आ जाइए, आपको एक बार में क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, क्योंकि कोई बात ही नहीं है इसमें। 29 बोलता है अदर देन, ये लैंड रिलेटेड था, ये बोल रहा अदर अन्य दस्तावेज, इसके अलावा, इन सब के अलावा कौन, अदर डॉक्यूमेंट है कोई। अब अदर डॉक्यूमेंट है तब क्या मैटर बन रहा है,
अदर डॉक्यूमेंट बोल रहा है इसमें कि 20 में जो दस्तावेज वृद्धनिष्ठ नहीं है या डिक्री या आदेश की प्रति नहीं है, तब उप रजिस्ट्रार द्वारा कार्यालय में जिसके उप जिले में वो दस्तावेज को निष्पादित की गई थी, तो राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य उप रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज के निष्पादन करने वाले या उसके अधीन दावा करने वाले सब व्यक्ति जिसकी रजिस्ट्रीकरण कराना चाहते हैं, रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थापित किया जा सकेगा। सीधा सीधा बात, कुछ अलग से कुछ बोल रहा है क्या? 20 कुछ अलग से बोला क्या? सीधा मतलब ये बोल रहा है नॉट अफेक्टिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये किसके पक्ष में बोल रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी के पक्ष में। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के पक्ष में है तो सीधा याद रखना, जहां प्लेस पे साइन हुए, जैसे कि सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड हो गई, कोई भी डीड है और डीड पे साइन हुए हैं ना, तो जिस उप जिले में हुए हैं उस जिले के सब रजिस्ट्रार के ऑफिसर में क्या कराना पड़ेगा? आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। 30 और 31 बहुत सिंपल है। 30 और 31 बहुत सिंपल है। 30 आप देख लो 30 कितना सिंपल है। 30 सीधा बोल रहा है कि उप रजिस्ट्रार की बस का नहीं है काम, तो कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। मतलब अगर रजिस्ट्रार करना है, जो सब रजिस्ट्रार है वो एलिजिबल नहीं है कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको रजिस्टर करने के लिए, तो सीधा बात रजिस्ट्रार उसे अपने पास मंगा सकता है और उसको रजिस्टर्ड कर सकता है। और जो 31 है ये बोल रहा है क्या किसी व्यक्ति के घर में जाके रजिस्टर कर सकते हैं? मैंडेटरी क्या होता है? जनरल प्रोविजन तो ये होता है कि भैया जिस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना पड़ता है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में आता है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में परंतु जो प्रोवाइजो है यदि उसको विशिष्ट स्पेसिफाइड किया गया, वृद्धनिष्ठ विशिष्ट कोई कारण है ना, विशिष्ट किया गया है उसको, तब उस कंडीशन में उसके घर में जाकर भी वो क्या कर सकता है? रजिस्टर्ड कर सकता है वो डॉक्यूमेंट को। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण घर जाके हो सकती है, यही पूछा था है ना, तो रजिस्ट्रीकरण घर जाके भी हो सकती है। प्राइवेट रजिस्टर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस बिफोर डिपॉजिट एट प्राइवेट रेसिडेंसी के बारे में बात करता है, प्राइवेट रेसिडेंसी के बारे में बात करता है, बस यही याद रखना। प्रोवाइजो उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर ऐसा विशिष्ट हेतु दर्शित किए जाने पर व्यक्ति के निवास गृह उपस्थित हो सकेगा और दस्तावेज को रजिस्ट्रीकरण करने के उपस्थापित करने और बिल को निक्षिप्त करने के लिए ऐसी वांछा करता है तो वह जा सकता है उसका रजिस्ट्रीकरण करने के लिए। मतलब कोई व्यक्ति बहुत बुरा पुराना है, लकवा से पीड़ित है, वो आपके ऑफिस में नहीं आ सकता है, तो आप किसी विशिष्ट हेतु दर्शित होने पर आप क्या कर सकते हो? उसके घर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ सकते हो। ये वाली बात समझ में आई? चलिए अब हम कल करेंगे चैप्टर 6, है ना। चलिए तो ये हमारा कितना हो गया? चैप्टर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 31 तक हमारा हो गया है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।